नमस्कार, सत्य पे सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के खिलाफ भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को नस्ते-नाबूद किया, आतंकवादियों के आकाओं की कमर तोड़ दी और अब आतंकिस्तान पर भारत की इस जीत की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेनाओं के ऑपरेशन और भारत की कूटनीति की धमक पूरी दुनिया को सुनाई दे चुकी है। दुनिया खुद बता रही कि कैसे एक के बाद एक चरणबद्ध कार्रवाई ने पाकिस्तानी रक्षा प्रणाली की पोल खोलकर रख दी, कैसे भारत ने पीओके पर अपना रुख साफ किया और कैसे टेरर, ट्रेड और टॉक पर भारत का स्टैंड क्लियर है। लेकिन पाकिस्तान बेनकाब हो रहा। सीज फायर के बाद मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के वायरल बयान से सवाल खड़ा होता है कि क्या अमेरिका को यह दिखाई नहीं देता कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद की सिक्योरिटी में खुद पाकिस्तानी आर्मी खड़ी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे की जाती है जैसे कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कर रहा हो। इस दोगलेपन पर भी बात होगी भारत की वाटर स्ट्राइक से हल्कान पाक की, जो कि अब सिंधु के पानी के लिए चिट्ठी लिखकर गिड़गिड़ा रहा भारत के सामने। खबर तो यह भी है कि पाकिस्तानी संसद के हवाले से अब अंतर्राष्ट्रीय भिखारी बन चुका है पाकिस्तान। खैर, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, लेकिन अब पाकिस्तान सरकार आईएमएफ से मांगी गई भीख से आतंकियों को फिर से बसा रही है। 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद है खूनी, यूएन घोषित है आतंकी, 10 मिलियन का इनामी, दी धमकी, पीएम मोदी की जिद नहीं पूरी होगी, बोला कश्मीर की आजादी पर जंग जारी रहेगी। जी हां, मोस्ट वांटेड दुर्दांत आतंकी मोहम्मद हाफिज सईद को देखिए, सुनिए, जो अक्सर पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फौज की सिक्योरिटी में घूमता है और भारत के खिलाफ जहर उगलता है। मोदी का इसरार है और ट्रंप की शह है, हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरियां हैं और वो ये अगर समझते हैं कि हमारी नज़रबंदियों और पाबंदियों के साथ कश्मीर के मसले को पीछे फेंका जा सकता है तो ये मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी तक ये तहरीक जारी रहेगी कि हमने बहुत सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करना है, हमने अपने मिशन को भी जारी रखना है, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर वो रवैया पेश करना चाहते हैं कि जिसके साथ पता चले कि हम पाकिस्तान की हिफाजत को उसी तरह अव्वलियत देते हैं। हाफिज सईद पाकिस्तान के सेफ हाउस में फिलहाल सेफ है। हम इस वीडियो के ताजा होने की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो मुजाहिरा करा रहा है कि भारत की खौफ से आतंकी हाफिज सईद का ठिकाना तो बदला, लेकिन उसका प्लान नहीं बदला। तो क्या आपको कोई शको शुबा बचता है कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह नहीं? तो आज आपके सारे मुगालते खत्म होंगे। शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर, जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबरें वसूल हुई हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, मोदी सरकार, ये वही मसूद अजहर है जिसको आपने अपनी जेल में रखा था और पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने तुम्हारे जहाज को हाईजैक किया था, तुमने घुटने टेके थे। हमने मसूद अजहर तुमसे फख्र से वसूल किया था। अब मसूद अजहर मैदान में मौजूद है, हाफिज सईद मौजूद है, सलाहुद्दीन मौजूद है, जैश ए मोहम्मद मौजूद है, हिजबुल मुजाहिदीन मौजूद है, हरकतुल मुजाहिदीन मौजूद है। अब इंशाअल्लाहुल अजीज मोदी 2 को इस्लामाबाद में ला करके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया पर यह भी वीडियो वायरल है जो बताया जा रहा है कि ये दोनों देशों के बीच सीज फायर होने के बाद का है और पाकिस्तान में आतंकियों को सरकार का समर्थन दिखा रहा है। अब आपको ब्रूस रीडल को भी सुनना चाहिए, जो CIA के पूर्व अधिकारी हैं। Pakistan supports groups like Lashkar-e-Taiba, the group that attacked Mumbai in November 2008. It doesn't support groups like Lashkar-e-Taiba. As Dan knows better than almost anyone, it runs Lashkar-e-Taiba. Or to put it more accurately, the Army, the ISA, and Lashkar-e-Taiba are one entity that is entwined deeply. We know that from the Mumbai attack.
we have the confession of the Pakistani-American David Headley, who was involved in all of the planning of the attack. And he tells us in detail how the ISI, Lashkar-e-Taiba, were working together. But that's not the only group. Jaish Mohammed, Hezbollah Mujahideen, the Afghan Taliban, the Haqqani Network, these are all instruments of the Inter-Services Intelligence Directorate. They control their safe havens. They control their media outlets. They provide them with assistance in funding and assistance in weapons. For example, the head of Lashkar-e-Taiba, a man who has a $10 million bounty on his head, isn't hiding in Pakistan. He's on Pakistani television once a week. He routinely comes on Pakistani television and says, "Hey, CIA, you looking for me?" पूर्व CIA अधिकारी का ये बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। यानी ये साफ है कि आतंकवाद का प्रायोजक है पाकिस्तान। हाफिज सईद पर $1 करोड़ का इनाम है, फिर भी वो हर हफ्ते पाकिस्तान के टीवी पर दिखाई देता है। पाकिस्तान और उसके समर्थक लाख प्रोपेगेंडा करें, लेकिन सच्चाई यही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत ने लंबे समय से पाकिस्तान के खिलाफ संयम बरता है। इससे पाकिस्तान को लगता है कि वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक जो भी चाहे वो मनमानी कर सकता है। लेकिन अब नए भारत ने कड़े रुख अपनाए हैं। दुनिया भारत के रणकौशल का लोहा मान रही है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की हर तरफ तारीफ हो रही है। ऑस्ट्रेलियाई एविएशन एनालिस्ट टॉम कूपर ने भारत के शौर्य की तारीफ की। भारत जानता है कि आतंकियों को पाकिस्तान की सरकार और उसकी सेना का समर्थन हासिल है, इसलिए भारत ने उन आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त करके बता दिया कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने में असफल रहा, क्योंकि भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर रखा था, जिसने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल मार गिराए। भारत की जीत साफ, क्योंकि इसके सबूत हर जगह हैं कि कैसे भारत ने आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड अटैक किया, उन्हें खत्म किया। भारत ने सीमित कार्रवाई के जरिए पाकिस्तान को बता दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अब अमेरिका के जाने माने युद्ध विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर ने भारत की नई नीति को सराहा। ऑपरेशन सिंदूर आधुनिक युद्ध के मौजूदा दौर में भारत की निर्णायक जीत है, लेकिन मेरी नजरों में ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह थमा नहीं है। ये एक सोचा समझा रणनीतिक विराम है, जिसे कुछ लोग संघर्ष विराम कह सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना ने इस शब्द से जानबूझकर दूरी बनाई। मेरे लिए ये कोई मामूली ठहराव नहीं, बल्कि एक ऐसी सैन्य जीत के बाद का दमदार कदम है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इसमें 4 दिन की सटीक और शक्तिशाली कार्रवाई में मैं भारत को एक ऐसी जीत हासिल करते देखा जिसने दुनिया को चौंका दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी ठिकानों को तबाह करने, भारत की सैन्य श्रेष्ठता को साबित करने, निवारक शक्ति को दूसरा जन्म देने और एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को दुनिया के सामने लाने के अपने लक्ष्यों को न सिर्फ हासिल किया, बल्कि उन्हें कई गुना बढ़ा दिया। ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की ताकत का शंखनाद था। यकीनन भारतीय सेना ने साहस, सटीकता और संयम के साथ दुनिया के सामने एक बार फिर से अपनी ताकत का लोहा मनवाया। जग जाहिर है कि पाकिस्तान की दो तरफा आतंकी नीति का घड़ा अब भर चुका है। भारत को लेकर पाकिस्तानी सेना के जनरलों की सनक का जवाब उसे बराबर मिल रहा है, जो आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। और अब दुनिया के कई देशों के सामने हाथ जोड़ने के बाद अब पाकिस्तान भावी संकट भांपते हुए भारत से सिंधु जल संधि स्थगित न करने को लेकर गुहार लगा रहा है। खत लिखकर भारत से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील कर रहा है। लेकिन कान खोलकर सुन ले पाकिस्तान, भारत साफ कह चुका है, कोई हमदर्दी अब नहीं होगी।
पीएम मोदी साफ कह चुके हैं राष्ट्र के नाम संबोधन में, 2 टूक कह चुके हैं कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बहते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। और इसी के साथ पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर में बल का जबरदस्त मगर नियंत्रित इस्तेमाल हुआ, सटीक, निर्णायक और बिना हिचकिचाहट के। आधुनिक युद्ध में इस तरह की स्पष्टता दुर्लभ है। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य कहीं कब्जा करना या शासन बदलना नहीं था। ये सीमित युद्ध था जिसे खास उद्देश्यों के लिए अंजाम दिया गया। जो आलोचक ये तर्क देते हैं कि भारत को और आगे जाना चाहिए था, वो इस मुद्दे को समझने में शायद गलती कर रहे हैं, क्योंकि भारत प्रतिशोध नहीं, प्रतिरोध के लिए लड़ रहा था। और ये भारत का संयम था, कमजोरी नहीं। ये पीछे हटना नहीं था, ये परिपक्वता थी और ये अनुशासित सैन्य रणनीति का एक प्रदर्शन था। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। बहरहाल, तो जिस तरीके की अभी परिस्थितियां हैं इंटरनेशनल फोरम पर, भारत और भारत की रणनीति की चर्चा हो रही है, लेकिन अमेरिका जिसने सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की, वहां से लगातार कुछ न कुछ अपडेट आ रहा। और जो ट्रंप साहब है, उनका अपना एक नजरिया है, उनके बयान कई बार उनको ही फंसाते हैं, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते हैं। और अभी अभी खबर ये भी आ रही है कि तुर्की को वो एयर टू एयर मिसाइल के लिए डील करने की तैयारी कर रहे हैं। और एप्पल भारत में अपने कंपनी ना लगाए, फैक्ट्री ना लगाए, इसके लिए उससे कह रहे हैं कि आप अमेरिका में ही प्रोडक्शन करिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। परिस्थितियां बहुत सारी हैं, लेकिन पाकिस्तान चौतरफा घिरा भी हुआ है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। पीके सहगल हैं, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ, बहुत स्वागत है पीके सहगल सर आपका। और मंजू सेठ जी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक, बहुत स्वागत है मंजू मैम आपका भी। सबसे पहले सहगल साहब, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, भारत ने अपनी सैन्य रणनीति तो सबको दिखा दी है। कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि उनका जो परमाणु ठिकाना है, कुछ उसके आसपास भी मिसाइल पहुंची और तभी ये सब कुछ हुआ या करवाया गया, अमेरिका को दखल देना पड़ा। हालांकि पक्की रिपोर्ट नहीं, लेकिन जो सैन्य रणनीति थी उसकी चर्चा बहुत बड़े स्तर के वो लोग कर रहे हैं जो कि विशेषज्ञ माने जाते हैं। टॉम कूपर से लेकर तमाम जगहों पर, और वॉशिंगटन में पोस्ट भी आई कि भारत किस रणनीति के साथ गया और उसके बाद चुनकर पहले आतंकियों को ठिकाना बनाया। पाकिस्तान की सेना को पहले से सचेत कर दिया था कि हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ रहे, लेकिन अगर बीच में आएंगे तो फिर आपसे भी हमारी लड़ाई हो सकती है। हम अपना एक सुरक्षा कवच तैयार करके बैठे हैं। और फिर उसके बाद उनके भेजे ड्रोन और मिसाइलों को, उनके जेट को भी हमने ध्वस्त कर दिया। वो रणनीति बड़ी कारगर थी, जिसकी उम्मीद शायद ना तो पाकिस्तान को थी, ना तुर्की को थी और ना ही चाइना को थी, क्योंकि ये तीनों मिलकर लड़ रहे थे भारत के खिलाफ। सहगल सर, मेरी आवाज आप तक गई? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई है। मंजू जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? सुन पा रही हूं, आप मुझे सुन पा रही हैं? यस मैम, बहुत क्लियर आपकी ऑडियो है। मेरा सवाल मैम आपसे ये है कि एक विदेश राजनयिक के तौर पर आप परिस्थितियों को कैसे देख रही हैं, क्योंकि पानी के लिए गिड़गिड़ाने भी लगा है चिट्ठी लिखकर, हाफिज सईद बयान भी देने लगा है खुलकर, उसके साथ साथ वॉशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट है, टॉम कूपर ने जो आकलन किया है भारत की रणनीति, जो कि सैन्य रणनीति थी, कूटनीतिक थी, और अब मौजूदा दौर में क्लियर मैसेज दे दिया है प्रधानमंत्री ने कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी के दखल को भी नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो मंजू मैम, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप बोले। अच्छा, ये एक बिल्कुल जो आपने कहा, हमारा जो रणनीति थी वो बिल्कुल थी ऑन द बेसिस ऑफ क्लियर, एक जो मकसद था हमारा बड़ा क्लियर था। हमने और कोई उनको अटैक नहीं करना था, मिलिट्री अटैक या कुछ नहीं था। सिर्फ उनके जो टारगेट थे उनको हमने, जो टेररिस्ट कैंप थे, सिर्फ उन्हीं को टारगेट बनाया और बहुत ही सटीकता से और वेल प्लान तरीके से उनको किया। और अब हम देख रहे हैं कि वो इंडस वाटर ट्रीटी भी हमने जो अबेंस में रखा है एज रिस्पॉन्स टू द एक्शंस, इनके जो
उन्होंने जो मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया, तो हमने उसको अगेंस्ट में रख दिया वाटर ट्रीटी को। तो अब वो नेचुरली वहाँ पे थोड़ी उनको दिक्कत आ रही है। तो और हम कब से कह रहे हैं उनको, 2-3 साल से कह रहे हैं कि नेगोशिएट करिए, रीनेगोशिएट करिए, उसके कुछ क्लॉजेस जो हैं और रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है इस वाटर ट्रीटी के उसको रिजॉल्व करिए। लेकिन वो बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, उन्होंने उसको कोई भी उसको तवज्जो नहीं दिया। लेकिन अब क्योंकि वो उनको लगा कि दबाव बन रहा है और पानी उनके पास नहीं पहुंच रहा है, तो उन्होंने अपना ये लेटर भेजा है हमारे सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज को कि अब उसको अच्छा हम डिस्कस करने को तैयार हैं, हमें आप पानी छोड़िए। एक्चुअली उनको तो उनके लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इसलिए उन्होंने ये कहा है और ये रिक्वेस्ट की है। लेकिन हम देख रहे हैं पाकिस्तान का जो रवैया है वो बिल्कुल एक अनस्टेबल सा है। मेरा मानना है वो बिल्कुल ही कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। रिलायबली हम वी कांट बी श्योर कि किस चीज पे उनकी बात पे उनकी यकीन किया जाए और किस पे ना यकीन किया जाए। मंजू जी, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं और जो हवाला दिया पाकिस्तान ने इस बार, जैसे आप देखिए कि पहले नागरिक विमानों की आड़ में वो भारत पर हमला कर रहा था, ड्रोन भेज रहा था, मिसाइल भेज रहा था, और दूसरी तरफ अब वो कह रहा है कि खरीफ की फसल हमारे किसानों की बर्बाद हो रही है, इसलिए हमें पानी दे दीजिए। ये पहले नहीं पता था कि अगर भारत ये कदम उठाएगा तो फसल बर्बाद होगी, किसान बर्बाद होंगे। बिल्कुल, तब उन्होंने नहीं सोचा और ये बिल्कुल उनको लगा कि भारत ऐसे बोल रहा है, कुछ नहीं कर सकता है। उनको ऐसे मुझे लग रहा है, मेरा मानना है कि वो सोच रहे थे कि कोई हमें हार्म नहीं होगा, सब हमारे साथ खड़े हैं। तो अब उनको लग रहा है कि ये सचमुच एक स्थिति ऐसी आ गई है जहाँ उनको उसमें जो क्या बोलते हैं, जो लड़ाई है उसमें भी हमारी मात हो गई और इसमें भी पानी में भी हमें प्रॉब्लम आ गई। तो हम अब वो कह रहे हैं आप बहुत अच्छे नेबर हैं हमारे और हमारा ट्रीटी का ये समझौता है उसको आप अलाउ करिए, उसको आप बिल्कुल एक पानी छोड़िए और ये आप अबेंस में नहीं रख सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अब वो मांग कर रहे हैं कि हम पानी नहीं करें, क्योंकि जब लोगों को वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम आ रही है, खरीफ क्रॉप को प्रॉब्लम आ रही है। और एक्चुअली ये सारा जो इंडस वाटर ट्रीटी था इसीलिए था कि दोनों गुड नेबर्स बन के रहें और गुडविल में किया गया था। लेकिन वो उनको तो कोई उससे मतलब नहीं है क्या नेबर और क्या गुडविल। जो हम देख ही रहे हैं उनका जो रवैया है, और टेरर को बिल्कुल टेरर को सपोर्ट अभी नहीं बंद कर रहे हैं। वो अभी भी टेरर कमिश्नर हो रहे हैं, टेररिस्ट अभी भी अंदर आ रहे हैं। तो हालांकि इसमें उनका मेजर अटैक नहीं है पर अभी भी चल रहा है। तो वो उनको मतलब सपोर्ट करना जब तक वो नहीं बंद करेंगे, मेरा मानना है। और उसको बिल्कुल ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो उनकी वहाँ की गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, जब तक बंद नहीं करेंगे मुझे लगता है कोई भी ये इसका प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं हो सकता कोई भी चीजों का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बिल्कुल सही कहा मैम कि वो मानते हैं कि हम अच्छे नेबर हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है कि भारत एक अच्छा पड़ोसी है। लेकिन वो पड़ोसी अनुशासित और सख्त भी हो सकता है। शायद वो भूल गए थे, क्योंकि इसके पहले भी कई उदाहरण हमने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन वो शायद फितरत में नहीं है उनके कि वो याद रखें। पीयूष पंत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। पीयूष जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है। पीयूष सर, जो अभी मौजूदा परिस्थितियां हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान की फितरत की बात ना करें, जो उसने किया उसका उससे हश्र मिला, लेकिन जो अमेरिका की भूमिका है, अभी खबर आ रही है कि अमेरिका जो कि ट्रंप लगातार क्रेडिट ले रहे थे, अब वो दौरे पर हैं, तो वहां पर तुर्की के साथ एयर टू एयर मिसाइल की डील भी चल रही है कि उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उसको हम देंगे करेंगे। एप्पल कंपनी को यहां भारत में ना अपना प्लांट लगाए, इसका सुझाव उसके सीईओ को उन्होंने दिया है। करना क्या चाहता है भारत के इतने क्लियर मैसेज देने के बाद भी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है, मुझे लगता है पाकिस्तान से भी बड़ा सवाल इस समय जो भारत के लिए, पाकिस्तान तो है ही है जिसने इस तरह के आतंकवादी घटनाएं करी और उससे लोगों को मार डाला, हमारे नागरिकों को जो है। लेकिन अमेरिका का की भूमिका बहुत ही जो है मुझे लगता है कि कॉन्ट्रोवर्शियल है और कहिए कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। भारत जिसको जो है अपना दोस्त मानता रहा, हालांकि अमेरिका कभी भी दोस्त किसी का होता नहीं है, सिर्फ अपना दोस्त होता है। लेकिन भारत जो है उसको ये मानता रहा है। और खासकर मोदी जी जब से सत्ता में आए, मोदी जी और ट्रंप को लेके मोदी जी के रिश्ते बड़े अच्छे थे। और लगातार जिस तरह से हमने देखा कि मोदी जी जब गए थे, उनका पहला टर्म था जब वहाँ अमेरिका, और जब ट्रंप यहाँ आए थे अहमदाबाद जो है, तो जिस तरह का स्वागत किया गया था मोदी जी ने उनका, तो उसके बावजूद जो है इस बार जो उनका सेकंड टर्म है ट्रंप का, वो तो लग रहा है कि भारत के एकदम खिलाफ खड़े हैं वो। और जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिए
कि भारत की काफी उसमें किरकिरी हुई है, और न तो भारत सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया है कि जो भी युद्ध कह लें या जो भी हम कह लें कि जो एक संघर्ष था, जो भी नाम दे दीजिए उसको रुकवाने में जो अमेरिका ने अपनी भूमिका दिखाई, ट्रंप ने अपनी भूमिका दिखाई, और दोनों को लाके खड़ा कर दिया एक ही स्थान पे, यानी कि पाकिस्तान जो कहीं भी भारत के सामने नहीं खड़ा होता है, नहीं खड़ा रह सकता है, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे सामरिक मामला हो या दूसरे मसले हो, तो कहीं बहुत आगे है। उसको उन्होंने तराजू के दोनों जो है कि पल्लों पे एक साथ बराबरी पे रख दिया ट्रंप ने जो है। ये बहुत बड़ा एक है। जबकि और दूसरा, अब लगातार वो टैरिफ को लेकर हमने देखा कान उमेटता रहा भारत के, लगातार वो मजबूर कर दिया भारत को, और भारत भी दब गया उनके दबाव में। और अब जो है लगातार वो जो है कि एप्पल को लेके, एप्पल को अपनी कंपनियों को मना कर रहा है कि भारत में कोई एक्सपेंशन न करो, बिजनेस मत करो। तो ये सरासर जो है एक धोखा है एक ऐसे दोस्त के द्वारा मोदी के, जो मोदी समझ रहे थे बहुत विश्वास पात्र दोस्त। लेकिन पीयूष सर, मैं थोड़ा सा अपना वर्जन यहाँ पर अलग रखता हूँ, क्योंकि आप जब कहते हैं, और कई बार देश के अंदर राजनीति भी होती है, बहुत सारे बुद्धिजीवी भी इस पर चर्चा करते हैं, अमेरिका की क्या फितरत थी, पाकिस्तान की क्या फितरत है, वो दुनिया देखती है और जानती है। लेकिन भारत के संस्कार क्या है, और भारत अपनी तरफ से अगर किसी की मदद करता है तो वहां पर उसकी इंटेंशन उसको मदद करके सिर्फ उससे फायदा लेना नहीं है। और ये मैं उदाहरण के साथ बोलूंगा, जब कोरोना का दौर था और तुर्की के पास आप देखिए कि वहां पर जब भूकंप आता है, इतना बड़ा नुकसान होता है, तो भारत ही था सबसे पहले दवा से लेकर तमाम मदद करने वाला। और वहीं तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा भी था, हथियार भी दे रहा था, ऑपरेटर भी दे रहा था। और अब उसके साथ अमेरिका जा रहा है, कह रहा है कि एयर टू एयर डिफेंस हम आपके साथ डील करेंगे। तो भारत की फितरत में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अन्य की फितरत समय समय पर दिखाई देती है। नहीं, देखिए भारत की फितरत, क्योंकि अब वो जमाना रहा नहीं कि आप जो है कि एक बहुत एक कह लीजिए कि एक आइडियल बन के खड़े रहें, या आपको अपने इंटरेस्ट को गार्ड करना ही होगा, उसी हिसाब से आपको दोस्ती और दुश्मनी करनी होगी। तो जियोपॉलिटिक्स के जो तमाम इस तरह से बदलती जा रही है, और उसके इतने बड़े बड़े चुनौतियां हो रही है कि उसमें आपको तय करना पड़ेगा और अपने को गार्ड करना पड़ेगा। अब वो जमाना रहा नहीं जब आप जो है कि बहुत सज्जन बने रहे हैं और आप एक जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहे। यहाँ तो पीठ के पीछे जो है चूड़ा भोंकने वाली बात हो रही है। अमेरिका लगातार भोंक रहा है, आपके चूड़ा भोंक रहा है। वो आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया उनके साथ जो है, और वो लगातार इस तरह कर रहा, न केवल आपके व्यापार को झटका दे रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने की स्थिति बना रहा है, बल्कि जो है कि वो दुश्मन जिसने आप पे आतंकवादी हमला किया हमारे देश पे, उसके साथ जो है कि वो टर्की जो जिसने उसको सपोर्ट किया पाकिस्तान को, और उनको ड्रोन और तमाम तरह के हथियार उपलब्ध कराए, आप जो है उसी के यहाँ जाके और फिर उनसे आगे बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद स्टैंड तो भारत ने क्लियर किया है। मंजू जी से मैं उसको समझूंगा जरा। मैम, जो विदेश नीति होती है, कूटनीति के साथ साथ जो विदेश नीति होती है, पिछले सालों में, कई सालों में हमने देखा है कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर जब ऐसी चर्चाएं होती हैं कि ट्रंप जब यहां आए तो हम नमस्ते ट्रंप कैंपेन करें, लेकिन फिर वो चर्चा रह जाती है कि हमने तो तुर्की की भी मदद की और उनके बहुत बुरे समय में मदद की। कोरोना में जब दुनिया वैक्सीन के लिए जूझ रही थी और उस वक्त वो जिंदगी के लिए दो तरफा मार खा रहे थे, कोरोना से भी और साथ में भूकंप से भी, और तब भारत खड़ा था उनके साथ। और अब वो किसके साथ खड़े हैं बताने की जरूरत नहीं। तो भारत ने अपने स्टैंड तो क्लियर, मुझे लगता है कि इस बार स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी, और किसी और तीसरे के जरिए बात नहीं होगी। बात होगी तो इन्हीं दोनों देशों के बीच में। ये जो लोगों की एक जो फॉरेन पॉलिसी है और लोगों का दोनों इन बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, ये इवॉल्विंग होते हैं, चेंज होते रहते हैं सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, और सब देश अपना अपना हित देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा इंडिया का थोड़ा आइडियलिस्टिक अप्रोच रहा है बिल्कुल कि हम डेवलपमेंट पार्टनरशिप और साउथ साउथ कोऑपरेशन एक्सेट्रा, हमारा शुरू से ही नॉन अलाइनमेंट और साउथ साउथ डेवलपमेंट कोऑपरेशन एक्सेट्रा, ये हमारा अप्रोच रहा है। लेकिन हाँ, इसका हमें ये सोचना कि हमें हमेशा ये एक पॉजिटिव इसका रिस्पांस मिलेगा, वो तो दूसरी कंट्री के फितरत से, जैसे आपने कहा, निर्भर है। हम तो अपना जो हमें लगता है हमने सही किया, और हमने सोचा कि इससे हमारे अच्छे ताल्लुकात बनेंगे और देशों के साथ, साउथ साउथ डेवलपिंग, अदर डेवलपिंग नेशन, साउथ साउथ का जो कोलैबोरेशन है वो बनेगा। लेकिन वो तो हर देश, दूसरे देश कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, यूएस का भी हमने देख लिया है। वो यूएस और खासकर हमेशा से ये रहा है, इनका डबल स्पीक थोड़ा रहा है यूएस का।
और प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो शुरू में बहुत एक पॉजिटिव था, फर्स्ट वाले पिछले उनका जो कार्यकाल था उसमें बहुत ही एक डिफरेंट अप्रोच था उनका, थोड़ा बैलेंस था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं बैलेंस है, उनके हिसाब से बैलेंस है, लेकिन दुनिया के हिसाब से थोड़ा सा वेरी अनसर्टन और अनप्रिडिक्टेबल सा अप्रोच है उनका। और वो हर एक वी डिडंट एक्सपेक्ट कि सीरिया में ये डेवलपमेंट होगा, और जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो प्रेसिडेंट बन गए, उनको जाके उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और टर्की से वो आप ये उनको पहले अब तक तो टर्की वो कह रहे थे हम ये टर्की टेररिस्ट स्टेट और टेरर सपोर्टर्स हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन अब उनका रवैया बदल गया क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा आर्म्स डील हो जाएगा। सऊदी अरेबिया के साथ भी आर्म्स डील कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी जो इंडस्ट्री है, उसको एक वो बढ़ावा मिले और उनको एक अच्छा वो करें। यानी मंजू मैम, जो अमेरिका की हमेशा से एक मौका परस्ती रही है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे हथियार की डिमांड बनी रहे, देश उस पर अलग अलग निर्भर रहे, और इसीलिए शायद जब सीज फायर का क्रेडिट लेने में एक्सपोज हो गए ट्रम्प, तो उसके बाद अब अपने दौरे में वो सीरियाई उससे प्रतिनिधिमंडल से भी मिल रहे हैं और साथ में अब टर्की को ऑफर भी कर रहे हैं। मतलब एशिया जो रीजन है वहां पर एक तरीके से वो भारत को भी और इजराइल को भी, रशिया को भी, सबको ही एक टारगेट दे रहे हैं कि भाई हमारे पास और मुल्कों के लिए विकल्प खुले रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ भी हैं, टर्की के साथ भी हैं, और साथ में सीरियाई जिससे उनकी खुद की लड़ाई उनके साथ भी हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो वहाँ पे अपने अलायंसेस और अपने पार्टनरशिप्स और अपने क्लाइंट्स, जिसे कहना चाहिए क्लाइंट्स ही कह लो इन अ वे फॉर द आर्म सेल, तो उन सबको वो उसको देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं कि हमारे लिए क्या है। वो आपका जो जियो पोलिटिकल और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हाँ वो अपनी जगह है, लेकिन वो इसके ऊपर इसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जी पीयूष जी, राजनीति में सरकारों को घेरने का काम विपक्ष करता है और हमारे देश में बखूबी उसका मौका होता है, वो हमने देखा। लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब हम जाते हैं तो देश की एकजुटता की बात कही जाती है। क्या इस बार आपको लगता है कि जो भारत ने मैसेज दिया है, ठीक है इंटरनल राजनीति होती रहेगी, चुनाव आएगा तो उसका जिक्र भी होगा, सरकार में जो है क्रेडिट लेना चाहेगा और विपक्ष कहेगा देखिए क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, जबकि क्रेडिट तो अमेरिका का था। लेकिन इन सबके इर्द गिर्द जो भारत इस बार 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 कह रहा है, विदेश मंत्री जो कह रहे हैं, सचिव जो कह रहे हैं, जो हमारी सेना कह रही है, वो एक नीतिगत फैसला है कि हमने कोई सीज फायर नहीं किया है, बल्कि हमने एक विराम दिया है। और यही बात कही थी प्रधानमंत्री ने कि हम कसौटी पर आपको परखेंगे और तब आगे कोई बात होगी। हाँ नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है, यही होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का आप भरोसा कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान इस लायक नहीं कि उसको भरोसा किया जाए। और हम लगातार देख रहे हैं जब से ये जो भी आप कह लीजिए ये संघर्ष विराम, युद्ध विराम, जो भी ये बात हुई है, और उसके बाद भी जो है छिटपुट छिटपुट घटनाएं, और आज भी जो है भारतीय सेना ने जो है ऑपरेशन करके वहाँ पे जो है कि लश्कर तौबा के जो है अड्डों को नेस्तनाबूद किया है कश्मीर में। तो ये घटनाएं हो रही, लगातार हो रही। उसके बाद भी आज भी जो है राजस्थान के शायद गंगानगर है कहीं, वहां पे ड्रोन एक दिखाई दिया। मेरे पास लौट रहा हूं, 2 मिनट पीयूष जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। वो आज राजस्थान में जो है वो दिखाई दिया, गंगानगर ही शायद इलाका है जहां एक ड्रोन दिखाई दिया। तो लगातार हमें विजिलेंट बने रहना है इसको, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को कहा है कि हमने अभी खाली सस्पेंड किया है, अभी ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब कि हम विजिलेंट हैं, हम लगातार वॉच कर रहे हैं इस चीज को, और हमें इसको वॉच करना भी पड़ेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो इस लायक नहीं कि हम उस पर भरोसा करें। तो ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, और यही भरोसे से मुझे याद आया पीयूष जी, एक उदाहरण है महाभारत के दौर का। मंजू मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि जब आखिरी प्रयास करने जा रहे थे श्री कृष्ण कि युद्ध ना हो, तो द्रौपदी जो कि चाहती थी कि युद्ध हो क्योंकि उनका अपमान हुआ था, उन्होंने कहा कि हे केशव क्या अब युद्ध नहीं होगा, तो कृष्ण ने इसका जवाब ऐसे दिया था कि मैं प्रयास करने जा रहा हूं, देखते हैं क्या होगा, क्योंकि मुझे भरोसा दुर्योधन पर बहुत ज्यादा है। वहीं भरोसा हमें पाकिस्तान पर भी बहुत ज्यादा है कि वो कुछ ना कुछ करेगा, और भारत ने वो मैसेज दिया है कि करने के बाद फिर आप अंजाम के लिए भी तैयार रहना। बिल्कुल एक क्लियर मैसेज दिया है। एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही एक पैराबल जो दिया है आपने, इसका बहुत ही अच्छा दिया है। ये एक जो पाकिस्तान की जो आई थिंक फितरत है, जैसे आपने शुरू में कहा, ये बिल्कुल एक
अपना तो देखते हैं, लेकिन जब आप जो स्ट्रक्चर है जो डेमोक्रेसी पे एक डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो वहाँ बना हुआ है, वो सब आप सब जानते हैं। तो उनकी जो फितरत है बिल्कुल है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए हमें तो बिल्कुल अलर्ट रहना है और बिल्कुल हम अलर्ट बने हुए हैं और बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी अगर उनका वो हुआ, एक अटैक हुआ या टेरर अटैक हुआ, तो जैसे मोदी जी ने कहा है, पीएम ने कहा है कि ये अभी सिर्फ अबेयंस में है कह लीजिए या सस्पेंडेड है, अभी वी हैव नॉट अबैंडन्ड इट। और जब हमें अगर एक ये उकसाते हैं या थोड़ा भी प्रोवोक करते हैं, हम बिल्कुल अटैक करेंगे और फिर nobody is going to tell us what to do. So I think we have to, and that message I think has gone to them, but how clearly अब कह नहीं सकते, क्योंकि उनके जो इतने आयरन फ्लैग ब्रदर्स हैं सब चारों तरफ, उनके साथ सपोर्टर्स जो हैं, उनका क्या, उनको किस तरीके से उकसाते हैं, किस तरह से उनको इनकरेज करते हैं, तो दैट वी हैव टू सी हाउ इट गोज। बहुत शुक्रिया मंजू मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया पीयूष सर आपका भी। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से इंटरनेशनल फोरम पर जो भारत की रणनीति थी, कूटनीति थी, वो चर्चाएं हो रही हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया के हो, अमेरिका के हो, बाकी अन्य हैं, वो कह रहे हैं कि भारत ने कूटनीतिक तौर पर इस पूरे युद्ध जैसी स्थिति को न सिर्फ टाला, लेकिन अपनी तरफ से जो रणनीति और नीति बनाई उससे बेहद ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया। और 3 देश अगर मिलकर भारत से लड़ रहे थे तो तकनीकी तौर पर उनको भी इसका घाटा हुआ है। लेकिन उस बीच में अमेरिका और अमेरिका के प्रेसिडेंट के जो बयान बदलते हुए हैं, वो भारत के लिए थोड़ा सा मुसीबत खड़ा करते हैं कि हम अपनी तरफ से उनको साथ लेकर चल रहे थे, साथ चल रहे थे, लेकिन वो अपने बयानों से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान की फितरत यही रही है कि वो ऐसे मौकों पर बेबस बन जाता है और फिर उसके बाद आतंकवाद को बढ़ावा देता है। 14 लोग मारे गए अजहर के परिवार के, तो 14 करोड़ मुआवजे के नाम पर उसको दिया गया, बाकी अन्य को भी ऐसे, यानी फंडिंग अभी भी जारी है। लेकिन भारत की पूरी तैयारी है, अगर कोई हमला हुआ, अगर कोई ऐसी घटना घटी, तो फिर भारत उसका जवाब देगा।